ओके, टॉपिक का नाम यहाँ पे हम लिख रहे हैं। टॉपिक का नाम फिर से इससे पहले वाले क्लास में इस पर थोड़ा चर्चा किए थे हम, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो मेरा एरोमेटिसिटी था। एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी एंड नॉन एरोमेटिसिटी, एंड नॉन एरोमेटिसिटी। इसका एक क्लास पहले हो चुका है, लेकिन पिछले वाले क्लास में क्या हुआ था ना कि जिसका बेसिक फंडामेंटल उस पर हमने काम किया था, लेकिन आज हमें इस पर ढंग से काम करना पड़ेगा और पूरा टॉपिक आज हम कोशिश करते हैं ख़त्म कर देने का। और इस पर जो भी क्वेश्चंस मेडिकल आईटी ने पूछा है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को देखने के लिए, आज वाले क्लास को देखने के लिए, जो पीछे का क्लास मेरा पार्ट 1 है इस टॉपिक पे, उसको देख लेना होगा। और वो मेरा बेसिक फंडामेंटल था, इसको समझाने के लिए जो हमने पिछले वाले क्लास में बेसिक फंडामेंटल दिया था उसको आपको याद से देखना होगा, उसके बाद ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको समझाने की कोशिश करते हैं, एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी एंड नॉन एरोमेटिसिटी। तो इसको हमने क्या किया है, 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हम रखते हैं एरोमेटिक को, और यहाँ पे रखते हैं एंटी एरोमेटिक को, और यहाँ पे रखा जाता है नॉन एरोमेटिक को, यहाँ पे रखते हैं नॉन एरोमेटिक को। तो यहाँ पे हम तीन तरीके से यहाँ पे इसको हम सीखेंगे, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा कंपाउंड होता है, तो यहाँ पे देखो 4 कंडीशन है। अगर कोई भी कंपाउंड इस 4 कंडीशन को फॉलो कर लेता है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक बन जाता है, ठीक है। तो वो कौन कौन सा कंडीशन है, सबसे पहला कंडीशन है कि मॉलिक्यूल को होना पड़ेगा प्लेनर, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। और मॉलिक्यूल को प्लेनर होने के लिए जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम, कार्बन एटम की बात करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन का कंपाउंड आएगा, और इसीलिए जो कंपाउंड है उसको होना चाहिए प्लेनर। और प्लेनर होने के लिए जो कार्बन एटम तुम्हें दिख रहा है वो होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अगर sp2 होगा तो वो प्लेनर होगा, और साथ में उस मॉलिक्यूल को होना चाहिए साइक्लिक, उसे साइक्लिक होना चाहिए, और साइक्लिक के साथ साथ उसे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होना चाहिए, साइक्लिक के साथ साथ उसे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होना चाहिए। मतलब वो जो मॉलिक्यूल है उसमें रेजोनेंस का होना ज़रूरी है। अगर रेजोनेंस कंप्लीट, अगर यहाँ पे रेजोनेंस ना हुआ तो मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं बन पाएगा। तो 4 कंडीशन टोटल, ये 3 कंडीशन हमने बोर्ड पे दे दिया। सबसे पहला कंडीशन क्या कि मॉलिक्यूल को होना चाहिए प्लेनर, और प्लेनर होने के लिए जो एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और ये मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, साथ में उसके अंदर रेजोनेंस होना चाहिए। और जो चौथा नंबर कंडीशन है वो काफी खास है, हकेल रूल के अकॉर्डिंग उस मॉलिक्यूल के पास होना चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। जो पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर है, जो पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या है, उसका जो पैटर्न है वो 4n+2 के पैटर्न में होना चाहिए। ये हकेल रूल के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब हम तुम्हें समझा देते हैं कि मॉलिक्यूल के पास पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या इस पैटर्न में होना चाहिए, 4n+2 के पैटर्न में होना चाहिए। तो 4n+2 के पैटर्न में होने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ जो तुम्हें n का वैल्यू दिख रहा है वो n क्या क्या हो सकता है, वो ये n हो सकता है 0, n हो सकता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो n है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। अगर तुमने n का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो जो पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर है, जो पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या है, उसका जो पैटर्न मिलेगा वो तुम ध्यान से देख लो कौन सा पैटर्न मिलेगा। कि अगर तुमने n का वैल्यू 0 दे दिया तो 4 × 0 0 हो जाएगा, +2, तो 0 + 2 यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 2 आ गया। अगर तुमने n का वैल्यू 1 दे दिया तो 4 × 1 4, और 4 + 2 6, तो पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना, 6 आ जाएगा। और अगर n का वैल्यू 3 दे दिया तो 4 3 या 12 है ना, और 12 + 2 कितना आ गया, 14। और n का वैल्यू अगर 4 दे दिया तो 4 4 या 16, और +2 18। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस पैटर्न में होना चाहिए। तो किसी भी मॉलिक्यूल को एरोमेटिक होने के लिए ये खास 4 कंडीशन है, जिसमें सबसे पहला कंडीशन कि मॉलिक्यूल को होना चाहिए प्लेनर, और साथ में साइक्लिक,
रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मतलब उसमें कॉन्जुगेशन हो, रेजोनेंस होना चाहिए। और साथ में जो हकेल ने कहा था कि मॉलिक्यूल के पास पाई इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है, संख्या है, वो 4n+2 के पैटर्न में होना चाहिए, जहां पे n है 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अगर आपने n का वैल्यू 0 रखा तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगा 2, चूंकि n का वैल्यू 0 तो 4 × 0 0 और 0+2 कितना 2। और अगर n का वैल्यू 1 तो 4 × 1+2 6 हो गया। एंड इस तरीके से हम समझा चुके हैं, बहुत आसान सा टॉपिक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पैटर्न में आना चाहिए। लेकिन अगर मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक है तो एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी मॉलिक्यूल के पास 4 कंडीशन होना चाहिए। लेकिन जो 3 कंडीशन है ना, वो 3 कंडीशन बिल्कुल सेम है कि मॉलिक्यूल को होना चाहिए बिल्कुल इस तरीके से, मॉलिक्यूल को होना चाहिए प्लेनर, सेम टू सेम। मॉलिक्यूल को होना चाहिए साइक्लिक, ये भी सेम है। मॉलिक्यूल को होना चाहिए रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो एरोमेटिक होने के लिए भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस का होना जरूरी है, और एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस का होना जरूरी है। तो अंतर कहां पे, डिफरेंस कहां पे? डिफरेंस है जो लास्ट नंबर कंडीशन है अकॉर्डिंग टू हकेल रूल कि मॉलिक्यूल को एरोमेटिक होने के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या उसके पास होना चाहिए। लेकिन एंटी एरोमेटिक होने के लिए जो पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर है, संख्या है, वो इस पैटर्न में होना चाहिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन। फिर से बात वहीं पे आके अटकती है कि यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो सकता है। n का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 एंड सो ऑन। n का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अगर तुमने n का वैल्यू यहाँ पे 0 रख दिया तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसका नंबर कितना आएगा, उसका नंबर किस पैटर्न में आएगा। तो n का वैल्यू 0 तो वो तो पाई इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। और अगर n का वैल्यू 1 तो पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या 4 × 1 4 हो जाएगा। और अगर n का वैल्यू 2 तो 4 2 या 8 हो जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन। और n का वैल्यू 3 तो 4 3 या 12 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल को तुम पहचान सकते हो। लेकिन बात अगर नॉन एरोमेटिक की करें तो नॉन एरोमेटिक के बारे में तुम एक ही बात कहना, इट इज neither aromatic nor anti-aromatic, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को छोड़ के जो बचेगा वो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। मतलब नॉन एरोमेटिक को पहचानने के लिए हम लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग नॉन एरोमेटिक को पहचानने के लिए हम एक ही काम करेंगे कि अगर तुम देख लो मॉलिक्यूल के पास sp2 कार्बन हो या फिर sp3 हो, हमें मेनली बाय चांस ऐसा तुम्हें दिखेगा कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है जिसके पास sp2 कार्बन है, लेकिन हमें मेनली फोकस करना पड़ेगा sp3 पे। अगर मॉलिक्यूल के अंदर एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 पाया गया तो sp3 हो जाने के कारण, जैसा कि तुम लोग को मालूम होगा कि sp3 का मतलब होता है टेट्राहेड्रल। तो sp3 अगर किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन है तो वो ज्योमेट्री में टेट्राहेड्रल होता है, और अगर टेट्राहेड्रल है तो वो नॉन प्लेनर है, मतलब वो जो मॉलिक्यूल है वो बन जाएगा नॉन प्लेनर। ठीक है, और नॉन एरोमेटिक होने के लिए उसे इस कंडीशन और इस कंडीशन को छोड़ के बात करना पड़ेगा। मतलब जो नॉन एरोमेटिक है वो ना ही एरोमेटिक हो सकता है और ना ही एंटी एरोमेटिक हो सकता है। ठीक है, तो वो बहुत मामूली सा चीज़ है नॉन एरोमेटिक, हम एग्जांपल देकर के उस पर काम करके समझा देंगे। लेकिन हमें मेनली फोकस करना है एरोमेटिक पे और एंटी एरोमेटिक पे, और इस दोनों को छोड़ के जो बचेगा वो किस में जाएगा, नॉन एरोमेटिक में जाएगा। अभी हम एग्जाम्पल देके समझाते हैं। ठीक है, तो नॉन एरोमेटिक नॉन प्लेनर होना चाहिए। sp3 मोस्टली है ना कार्बन रखेगा मॉलिक्यूल के अंदर, तो sp3 कार्बन एटम अगर तुम्हें दिख गया तो वो नॉन प्लेनर है, और नॉन प्लेनर नॉन एरोमेटिक में जाएगा, चूंकि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होने के लिए मॉलिक्यूल को प्लेन में होना जरूरी है। अगर मॉलिक्यूल का प्लेन लॉस कर गया, अगर वो नॉन प्लेनर हो गया तो उसके अंदर रेजोनेंस नहीं हो सकता, और अगर रेजोनेंस नहीं हुआ तो वो नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा। अभी एग्जाम्पल देंगे तो बात क्लियर हो जाएगा।
तो हम इसको मिटा देते हैं। तुम्हें इसको 4 पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन हम इससे फिर से एक बात बोल देते हैं कि तुम्हें अगर इस टॉपिक को समझना है तो मेरा जो पार्ट 1 है एरोमेटिसिटी पे, एंटी एंड नॉन एरोमेटिसिटी पे जो पार्ट 1 है, तुम्हें उसको देखना पड़ेगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने इसका लिंक दे दिया है और तुम उसको क्लिक करके वहां पे तुम वीडियो को देख सकते हो, पार्ट 1 वाला, क्योंकि इसमें थोड़ा बेसिक था और बिना बेसिक के तुम बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। छोटा मोटा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर तुम एक लेवल पे जाना चाहते हो, आईटी लेवल पे जाना चाहते हो, ठीक है, तो तुम्हें उसके लिए पूरा बेसिक से उठना पड़ेगा और बारीकी से हर एक चीज को देखना पड़ेगा कंसेप्ट के साथ। तो यहां ध्यान दिया जाए। अगर हम तुम्हें क्या करें, कुछ एग्जांपल देख के इसको समझाना चाहें, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को, इसका एप्लीकेशन क्या है वो बाद की बात है। पहले हम पहचानना सीखेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो एरोमेटिक होगा या फिर एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दिया जाए। तो जैसे हम तुम्हें इस टाइप का कोई एग्जाम्पल देते हैं, इस टाइप का कोई एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमने पाई बॉन्ड लगा दिया है ना, और यहाँ पे हमने दे दिया प्लस बॉन्ड, सॉरी यहां पे हमने दे दिया प्लस चार्ज, इस तरीके से। अब तुमसे सवाल किया जाएगा कि बताओ ये जो कंपाउंड है ये कैसा है, एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। तो ये पहचानने के लिए तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना है, तुम देख लो क्या ये साइकिल है, बिल्कुल। जो कंडीशन साइक्लिक वाला है वो तो हमें पहले फुर्सत में दिख जाता है, ये साइक्लिक है। उसके बाद हमें चेक करना है क्या ये प्लेनर है, और अगर प्लेनर है तो जो हर एक कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। तुम देख सकते हो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हम पहले वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाए थे, हमने उसका थोड़ा बेसिक दिया था, तुम देख सकते हो पहला वीडियो, वहां पे ये कार्बन जो है वो हमने उसको sp2 बताया था, और ये भी कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। चूंकि इसके पास 3 ही सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर कार्बन के पास होता नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें स्टेरिक नंबर निकालना पड़ता है, और ये हम पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। और ये कार्बोकेटायन है, तो कार्बोकेटायन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अगर वो कॉन्जुगेशन में हो तब भी sp2, और अगर अनकॉन्जुगेशन हो तब भी sp2। लेकिन यहाँ जो कार्बोकेटायन है वो कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेशन में है, तो ये sp2 है। अगर अनकॉन्जुगेटेड होता तब भी कार्बोकेटायन sp2 ही होता। तुम पहला वीडियो देखो, उसमें तुम्हें बात समझ में आ जाएगा। तो देख लो sp2 sp2 sp2, हर एक एटम कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, तो साइक्लिक तो था ही, साथ में प्लेनर। और रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा चेक करो। तो रेजोनेंस होने के लिए क्या कंडीशन है वो देख लो, ये पाई है और ये प्लस है, तो पाई और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कंजुगेशन है, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, रेजोनेंस के बिना तुम्हें ये टॉपिक समझ में आने वाला नहीं है। तो रेजोनेंस हो सकता है, उम्मीद करते तुम लोग का पढ़ा हुआ होगा, 11th का टॉपिक है रेजोनेंस, है ना। तो रेजोनेंस इसके अंदर हो रहा है, तो 3 कंडीशन तो फॉलो हो गया। लेकिन जो चौथा नंबर कंडीशन है कि पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या 4n+2 होना चाहिए, तो देखो 4n+2 है कि नहीं, मतलब 4n+2 के पैटर्न में होना चाहिए। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन है और ये 4n+2 का पैटर्न है, 2, 6, 14 या फिर 18, ठीक है। हम इसे मैजिक नंबर भी कह सकते हैं, मैजिक नंबर। पाई इलेक्ट्रॉन का पैटर्न इस तरीके से होना चाहिए। तुम देख लो इस पाई बॉन्ड के पास कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन का और एक इस कार्बन का। तो एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक जो नॉर्मल बॉन्ड है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन कितना, तो एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ बोलेगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस पैटर्न में आ गया, मतलब ये एरोमेटिक है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। तुमने कैसे पहचाना, इस 4 कंडीशन को फॉलो करके। पहला क्या कि मॉलिक्यूल को साइक्लिक होना चाहिए और साथ में प्लेनर होना चाहिए, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होना चाहिए, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। इसे हम हकेल रूल कहते हैं, जो देने वाला था साइंटिस्ट। ये हकेल एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने बताया था, तो इसको हम हकेल रूल कहते हैं। ये हकेल रूल के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल के पास पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या इस पैटर्न में होना चाहिए, तो मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। और एग्जांपल देखिए हम समझा चुके, तो ये एरोमेटिक है। अगले एग्जांपल पे काम किया जाए, तो अगला एग्जांपल कुछ इस तरीके से है।
यहाँ पाई बॉन्ड है, अब यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज था हमने यहाँ दे दिया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल को चेक करना है कि मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है, तो चेक किया जाए। सबसे पहली बात, क्या ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है? तो पहले फुर्सत में साइक्लिक हमें दिख जाता है कि हाँ साइक्लिक है ये, लेकिन उसके बाद हमें देखना है क्या ये मॉलिक्यूल प्लेन में है या फिर नॉन प्लेनर है। तो चेक किया जाए। इस मॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बन यहाँ पे है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और जहां तक केस कार्बेनाइन का है, तो पहले वीडियो में तुम चेक कर लो कार्बेनाइन क्या था। तो कार्बेनाइन दो टाइप का, मतलब यहाँ पे कार्बेनाइन तुम्हें दो तरीके से मिल सकता है। पहला कार्बेनाइन वैसा जो कि कॉन्जुगेशन में हो, और दूसरा कार्बेनाइन वैसा जो कि अनकॉन्जुगेशन में हो। और अगर कार्बेनाइन कॉन्जुगेशन में होगा तो वो sp2 होगा। नॉर्मल कंडीशन में कार्बेनाइन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, लेकिन ये कंडीशन वैसा जहां पे अनकॉन्जुगेशन हो, कॉन्जुगेशन नहीं हो। लेकिन इस मॉलिक्यूल के अंदर ये कार्बेनाइन sp3 नहीं है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि ये माइनस और पाई के बीच में कॉन्जुगेशन है। और अगर मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन होता है तो रेजोनेंस भी होता है। तो माइनस का मतलब क्या होता है? लोन पेयर। माइनस अगर कहीं पे भी है इसका मतलब उसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, और ये इस तरीके से क्या करेगा? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और इस माइनस के इलेक्ट्रॉन का पाई बॉन्ड बन जाएगा, और ये पाई बॉन्ड का फिर माइनस बन जाएगा। बस हम ये इतना बताना चाह रहे हैं कि यहाँ जो माइनस है वो कॉन्जुगेशन में है, तो जो भी कार्बेनाइन यहाँ कार्बेनाइन जो भी कॉन्जुगेशन में होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। और अगर अनकॉन्जुगेशन है तो कार्बेनाइन कैसा होगा? sp3 होगा। तो हमें sp2 चाहिए था एंटी एरोमेटिक के लिए भी, और साथ में एरोमेटिक के लिए भी हमें sp2 चाहिए था। तो ये भी sp2 है और ये भी sp2 है, तो ये मॉलिक्यूल हो गया प्लेनर, ठीक है। साइक्लिक तो है ही, साथ में हो गया प्लेनर। और रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। कंजुगेशन है, माइनस पाई के बीच कंजुगेशन है, तो रेजोनेंस हो रहा है। और अब पाई इलेक्ट्रॉन के काउंट करने की बारी है। तो पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करना हम सिखा चुके हैं पहले वीडियो में, तुम पहला वीडियो देख लो। उसमें हम बताए थे कि जो माइनस के पास दो इलेक्ट्रॉन होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन के तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि रेजोनेंस में इस माइनस के इलेक्ट्रॉन का पाई बनने वाला है। तो ये माइनस के इलेक्ट्रॉन का पाई बनेगा, मतलब ये जो माइनस के इलेक्ट्रॉन है बिहेव एज पाई इलेक्ट्रॉन, बिहेव एज पाई इलेक्ट्रॉन, ये बिहेव करेगा पाई इलेक्ट्रॉन के जैसा। तो बताओ काउंट करके पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है? तो बोले सर देखो ये एक पाई बॉन्ड है, और एक बॉन्ड के पास नॉर्मल कंडीशन में दो इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक पाई बॉन्ड का मतलब दो पाई इलेक्ट्रॉन, और दो यहाँ पे, तो टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक, तो ध्यान से देखो इस मॉलिक्यूल के पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या है क्या वो इस पैटर्न में है या फिर एंटी एरोमेटिक के पैटर्न में है? तो 4 हमें कहाँ दिख रहा है? देख लो, पाई इलेक्ट्रॉन 4, और ये 4 एंटी एरोमेटिक के कंडीशन में आया, इसीलिए ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक ना होकर के क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एंटी एरोमेटिक, ये बन जाएगा एंटी एरोमेटिक। और ये क्या था? ये था एरोमेटिक, ठीक है। तो ये काफी मामूली सा कंडीशन, मतलब काफी मामूली सा एग्जांपल है। कंडीशन भी काफी सिंपल है ना। मामूली कंडीशन भी है और मामूली एग्जांपल हम करवा रहे हैं, लेकिन इस पे IIT 2017 में भी क्वेश्चन पूछा है, 15 में क्वेश्चन पूछा है, एम्स यहाँ से बराबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में उठाता रहता है। तो तुम्हें यहाँ पे आराम से इसको फोकस करना होगा, क्योंकि ये सब बिल्कुल सस्ते वाला नंबर, काफी सस्ते में तुम्हें नंबर मिल जाएगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉपिक काफी आसान है। अब थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाते हैं एग्जाम्पल का। ये बच्चों वाला एग्जाम्पल था, अब एग्जाम्पल का लेवल थोड़ा बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे ठीक से तुम, अगर हम बात करें बेंजीन का, ये बेंजीन काफी जाना पहचाना C6H6, क्या ये बेंजीन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है? पहचानने के लिए बोला गया तो 4 कंडीशन हमने तुम्हें बताया है, तो उस चारों कंडीशन को एक साथ अप्लाई करो। तो पहली बात बताओ, क्या ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है? बोलेगा बिल्कुल साइक्लिक है। उसके बाद क्या ये प्लेनर है?
तो देखो जो भी कार्बन तुम्हें दिख रहा है बेंजीन के अंदर वो सब का सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब sp2 कैसे आ गया, ये टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन का है, केमिकल बॉन्डिंग का, तुम पिछला वीडियो देख लो। तो ये हो गया sp2, हर एक कार्बन sp2 है। अगर हर एक कार्बन sp2 है इसका मतलब ये प्लेनर है, साइक्लिक तो है ही, प्लेनर भी है, और यहाँ पाई पाई कंजुगेशन है। तो पाई पाई कंजुगेशन अगर होता है मॉलिक्यूल के पास तो रेजोनेंस होता है, मतलब ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ओके, 3 कंडीशन फॉलो हो गया। अब आ जाओ लास्ट नंबर कंडीशन पे, जो पाई इलेक्ट्रॉन का पैटर्न है उसे देखना पड़ेगा। और पाई इलेक्ट्रॉन का पैटर्न किसमें, देखो 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और ये 3 पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड तो 3, लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कितना, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस पैटर्न में है, क्या वो एरोमेटिक वाली कंडीशन में है या फिर एंटी एरोमेटिक वाली कंडीशन में है। तो 6 को ढूंढो, तुम्हें 6 यहां मिलेगा, और ये पैटर्न है पाई इलेक्ट्रॉन का अकॉर्डिंग टू हर्किल रूल एरोमेटिक के लिए। तो ये कंपाउंड बन जाएगा एरोमेटिक। ठीक है, काफी सिंपल है। एग्जाम्पल का लेवल हम बढ़ाते चले जाएंगे और तुम्हें हर एक एग्जाम्पल पे काम करना बिल्कुल आसान लगेगा, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत आसान है, लेकिन यहाँ से बराबर क्वेश्चन पूछता रहता है, इसीलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। ये बिल्कुल फ्री का नंबर है। अब ध्यान दो, थोड़ा अलग टाइप का यहाँ मॉलिक्यूल हम दे रहे, कुछ इस टाइप का देखो। ये क्या ये मॉलिक्यूल को तुम पहचान सकते हो, एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक? तो बोलेगा सर ये साइक्लिक है, बिल्कुल सही बात है, साइक्लिक है। कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हर एक कार्बन sp2 है। ठीक है, हर एक कार्बन sp2 है, मतलब ये प्लेनर भी है। 2 कंडीशन हो गया। अब तीसरा कंडीशन, पाई और पाई के बीच में कंजुगेशन है, मतलब रेजोनेंस हो रहा है। 3 कंडीशन फुलफिल हो गया। अब आते हैं चौथा कंडीशन पे, मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन का पैटर्न है हमें उसे देखना पड़ेगा। तो बोलेगा सर देखो इसके पास 2 पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड 2, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना 4, और ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में आया था, ये कंडीशन एरोमेटिक का था और इधर कंडीशन एंटी एरोमेटिक का था। और ये 4 तुम देख लो, ये 4 है एंटी एरोमेटिक वाले केस में, तो ये बन जाएगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक नहीं, कौन सा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, ओके। ऊपर का एग्जांपल यहां मिटा देते हैं। अब देखो अब क्या करें, अब बात करते हैं इस पे। ये ट्राइपोडियम आयन है, ये पहले क्लास में भी आया था, काफी खास मॉलिक्यूल है, हाईली स्टेबल। ये ट्राइपोडियम आयन है ना। तो ट्राइपोडियम आयन के केस में तुम्हें पूछा जा सकता है कि बताओ ट्राइपोडियम आयन क्या ये एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। तो पहचानो, पहली बात ये साइक्लिक है, बिल्कुल सही बात, साइक्लिक है। क्या प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर है, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, साथ में रेजोनेंस भी हो रहा है। अब आ जाओ पाई इलेक्ट्रॉन के पैटर्न पे। तो यहां पे तुम देख लो 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड का मतलब कितना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन का पैटर्न अकॉर्डिंग टू हर्किल रूल वो आया था एरोमेटिक वाले केस में, तो ये बन जाएगा एरोमेटिक, ये बन जाएगा एरोमेटिक। लेकिन यहां जो प्लस चार्ज है उस प्लस को हटा करके अगर हमने माइनस लगा दिया, अगर हमने माइनस लगा दिया तो अब क्या होगा, ध्यान दिया जाए। यहां माइनस लगा दिया, और तुम्हें हम बता चुके हैं पहले क्लास में कि माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन का अपना और एक दूसरे एटम का। ठीक है, तो अब ये माइनस यहां पे लगा दिया गया। तो बता क्या ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर है। हाँ, कार्बेनाइन sp3 होता है, लेकिन तब जब वो अनकॉन्जुगेशन में हो। लेकिन यहाँ जो माइनस है, जो कार्बेनाइन का माइनस है, वो कॉन्जुगेशन में है, और कॉन्जुगेशन में होने के कारण ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बाकी कार्बन भी sp2। तो इसमें तुम चेक कर लो, हर एक कार्बन sp2 है, तो ठीक है प्लेनर है, रेजोनेंस भी हो रहा है।
लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसे हमें गिनना होगा। तो 1 2 3 पाई बॉन्ड, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 इस माइनस का। और हम इससे पहले बता चुके हैं माइनस का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके साथ व्यवहार किया जाता है पाई इलेक्ट्रॉन के जैसा। तो इस मॉलिक्यूल के पास टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब बता, ऊपर का 3 कंडीशन तो वो फुलफिल कर लिया, लेकिन जो चौथा कंडीशन है जहां पे हम पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं, तुम जब काउंट किए तो वो आ गया एंटी एरोमेटिक के पैटर्न में 8, तो ये बन जाएगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ए का मतलब एंटी एरोमेटिक और ए का मतलब एरोमेटिक, ठीक है। तो ये सब मामूली एग्जांपल है, इसे हम कोई हाईफाई एग्जांपल नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन यहां से भी डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन कंपटीशन ने कोई ना कोई कंपटीशन यहां से क्वेश्चन उठाया है। तुम क्वेश्चन बैंक देख सकते हो, जेईई मेन का, नीट का, एम्स का, है ना। तो वहां से कंपटीशन ने क्वेश्चन उठाया है, लेकिन हम इसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं कह सकते हैं। तुम्हें और अच्छा एग्जाम्पल करने के लिए तुम्हें अपना लेवल थोड़ा और बढ़ाना होगा और हम थोड़ा सा और ऊपर जाके बात करेंगे, ठीक है। तुम लोग उसको नोट कर लो और हम इसको मिटाते हैं, ये हम पहले लिखे थे। अब देखो अब थोड़ा सा बात करते हैं किसका, तो पैरोल का। तो ये केस है पैरोल का, क्योंकि 3 केस काफी खास होता है, पैरोल का, फुरान का और पैरिडीन का। तो हम पहले खास केस पैरोल पे बात करते हैं। तो पैरोल में देख लो, यहां नाइट्रोजन है, 3 बॉन्ड बना रहा है विथ 1 लोन पेयर। नाइट्रोजन नॉर्मल कंडीशन में 3 बॉन्ड बनाता है विथ 1 लोन पेयर। तो ये है पैरोल। अब तुमसे पूछा जाएगा, बताओ ये पैरोल जो है ये कैसा है, एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। तो कैसे पहचानेगा? कंडीशन वही 4 है, 5वां कंडीशन नहीं है, वही 4 कंडीशन है। कंडीशन अपनी तरफ से अप्लाई मत करने लग जाना, जो तुम्हें 4 कंडीशन बताया गया उसी को तुम फुलफिल करना। तो क्या ये मॉलिक्यूल उस चारों कंडीशन को फुलफिल कर पा रहा है, तो चेक किया जाए। ये मॉलिक्यूल क्या साइक्लिक है? बिल्कुल सही बात है, साइक्लिक है, साफ दिख रहा है साइकिल है। क्या ये प्लेनर है? तो चेक किया जाए। कार्बन sp2, ये कार्बन भी sp2, कार्बन sp2, कार्बन sp2, 3 सिग्मा तो sp2। अब जो ये नाइट्रोजन है तुम्हें ऐसा लगेगा कि नाइट्रोजन sp3 है, क्योंकि हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हम लोग निकाला करते थे स्टेरिक नंबर, और स्टेरिक नंबर निकालने के लिए हमें सिग्मा बॉन्ड को जोड़ना पड़ता था लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इस नाइट्रोजन का अगर हम स्टेरिक नंबर निकालें तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड का संख्या 3 आ गया। और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 1 है। तो 3 प्लस 1 कितना आ गया? 4। और अगर स्टेरिक नंबर का संख्या, अगर स्टेरिक नंबर का वैल्यू 4 आ गया, मतलब हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। तुम्हें भी ऐसा लगेगा कि ये sp3 है, लेकिन ये sp3 नहीं है, क्योंकि यहां जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो फ्री नहीं है। नाइट्रोजन का लोन पेयर जो तुमने 1 दिखा दिया वो लोन पेयर फ्री नहीं है, ये बिजी है रेजोनेंस में। ये लोन पेयर नाइट्रोजन का रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि लोन पेयर पाई के बीच कॉन्जुगेशन है। तो यहां पे लोन पेयर का क्या बनने वाला है? पाई। तो ये लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन के तरीके से बिहेव करता है और ये लोन पेयर का पाई बनने वाला है, इसीलिए ये sp3 ना होकर के क्या बन जाएगा? sp2। अगर तुम्हें इसको अच्छे से समझना है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया, तो उस लिंक पे क्लिक करके जो पहले का वीडियो है वो तुम देख सकते हो, तब जाके तुम्हें ये अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाएगा। वरना ये सब बेसिक चीज है, हम बता चुके पहले ही। तो ये sp2 होगा ना कि sp3 होगा, यहां कंफ्यूजन हो सकता है। ओके अब देखा जाए तो ये पैरोल है, तो पैरोल कैसा? एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक? तो क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल सही बात, साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है? तो तुम देख लो ना, sp2 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 sp2। और ये नाइट्रोजन जो कि तुम्हें लग रहा था sp3, ये भी sp2 है। तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, बिल्कुल सही बात। क्या इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है? तो यहां लोन पेयर पाई कंजुगेशन है, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर
रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस अगर हो रहा है तो ये कंडीशन को फुलफिल कर पा रहा है। और जो चौथा नंबर कंडीशन है जहां पे हम पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं, वो देख लो 2 पाई बॉन्ड है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 2 6, क्योंकि लोन पेयर भी यहाँ जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो भी क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन के तरीके से बिहेव करेगा। तो कितना हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 किस में आया था, एरोमेटिक वाले केस में, मतलब पैरोल कैसा, एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या रोक दे क्या, तो ये केस पैरोल का है, तुमने देखा जो केस पैरोल का है वो कैसा है, एरोमेटिक है ना। अब जो अगला केस है वो फुरान का है, ठीक है। तो फुरान पे काम किया जाए, ऐसे कहते हैं फुरान, और ये इस तरीके से फुरान का स्ट्रक्चर होता है। जहां पे नाइट्रोजन एटम था वहां पे कौन आ गया, ऑक्सीजन एटम आ गया, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे। अब तुम देखो, तुम्हें पहचानने के लिए बोला जाएगा कि जो फुरान है ये कैसा है, एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। तो पहचानो, क्या ये साइक्लिक है, बिल्कुल सही बात है साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है, तो प्लेनर होने के लिए एटम को sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। हर एक कार्बन sp2 तो है, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचेंगे ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन नॉर्मल कंडीशन में 2 बॉन्ड बनाता है विथ 2 लोन पेयर, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि हमें स्टेरिक नंबर निकालना पड़ता है, और स्टेरिक नंबर निकालने के लिए सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो जोड़ो, ये ऑक्सीजन है, इसका स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो 1 सिग्मा और 2 सिग्मा प्लस लोन पेयर, 1 + 1 2 लोन पेयर, कितना आ गया 4, 4 के लिए sp3। तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि फुरान में जो ऑक्सीजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, अकॉर्डिंग टू रूल sp3 तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, मतलब रेजोनेंस हो रहा है, और इस लोन पेयर का यहाँ पाई बनने वाला है। इसीलिए ये कॉन्जुगेशन में होने के कारण sp3 में ना जा करके वो किस में जाएगा, वो sp2 में चला जाएगा, और ये ऑक्सीजन हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये भी sp2, हर एक एटम sp2, मतलब मॉलिक्यूल साइक्लिक तो है, ये मॉलिक्यूल साइक्लिक तो है, साथ में क्या बन गया, प्लेनर, प्लेनर भी है, और रेजोनेंस भी हो रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है। अब लास्ट नंबर कंडीशन, हमें पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करना पड़ेगा। तुम पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करो, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब तुम बोलेगा सर देखो आपने कहा था कि जो केस पैरोल का है, तो पैरोल के केस में नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो व्यवहार किया था, बिहेव किया था पाई इलेक्ट्रॉन के जैसा। तो क्या यहाँ जो ऑक्सीजन का दोनों लोन पेयर है, क्या वो भी पाई इलेक्ट्रॉन के जैसा व्यवहार करेगा? तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, लेकिन एक ही लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन के तरीके से बिहेव करेगा, दूसरा लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन के तरीके से बिहेव बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एक ही लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन में इन्वॉल्व है, और जो दूसरा लोन पेयर है वो बिल्कुल फ्री है, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। जो ऑक्सीजन का दूसरा लोन पेयर है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, मतलब ऑक्सीजन का जो दूसरा लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब वो खुद को फ्री कर लेगा रेजोनेंस से। इसीलिए जो दूसरा लोन पेयर है वो पाई इलेक्ट्रॉन के तरीके से व्यवहार नहीं करेगा, लेकिन जो पहला लोन पेयर ऑक्सीजन का है वो व्यवहार करेगा लोन पेयर के जैसा। तो तुम यहां पे क्या करोगे, 1 2 है ना, मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन की हम क्या कर रहे हैं, ऊपर का जो 3 कंडीशन था वो तो फुलफिल कर लिया, हम पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट कर रहे हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करेगा, 2 पाई बॉन्ड के पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 2 6, तो इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन से ये बन गया एरोमेटिक। देख लो ये किस पैटर्न में आ गया, अकॉर्डिंग टू हकेल रूल ये पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक वाले पैटर्न में आ गया, मैजिक नंबर हकेल नंबर में आ गया, तो ये एरोमेटिक हो गया। लेकिन हम फिर से तुम्हें याद दिला देते हैं कि ये जो फुरान के अंदर ऑक्सीजन का लोन पेयर है बिहेव एज पाई इलेक्ट्रॉन,
बिहेव एज पाई इलेक्ट्रॉन, ये बिहेव करेगा पाई इलेक्ट्रॉन के जैसा, लेकिन जो ऑक्सीजन का दूसरा लोन पेयर है, डू नॉट बिहेव एज पाई इलेक्ट्रॉन, डू नॉट बिहेव एज पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन के तरीके से बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि ये फ्री है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, खुद को इन्वॉल्व नहीं किया रेजोनेंस में। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो जाता है, थोड़ा शॉर्टकट देना पड़ेगा, टाइम बहुत ले लेता है, क्योंकि बेसिक कई बच्चों का पढ़ा हुआ नहीं होता है ना, इसलिए बहुत समझाना पड़ जाता है हमें। अगर बेसिक तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग ठीक ठाक पढ़ा हुआ है तो फिर तुम्हें इसमें उतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ढेर सारा बच्चा 11th में घूमता ज़्यादा है, पढ़ता कम है, जिस कारण से हमें बेसिक यहाँ पे ज़्यादा समझाना पड़ जाता है। अब देखो अगला केस है पैराडीन का, ये काफ़ी बढ़िया केस है जहाँ बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है, केस है पैराडीन का। अब तुम देख लो ये पैराडीन है, पैराडीन है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड होगा, और ये पैराडीन है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है विथ 1 लोन पेयर, तो ये है पैराडीन। अब तुमसे पूछा जाएगा कि पैराडीन कैसा, एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक, तो क्या कहना पड़ेगा, सबसे पहला केस क्या मॉलिक्यूल साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है, क्या मॉलिक्यूल प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ओके। हर एक एटम साइकिल के अंदर, रिंग के अंदर हर एक एटम, चाहे वो कार्बन हो चाहे वो नाइट्रोजन हो, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब ये प्लेनर है, और रेजोनेंस भी हो रहा है चूंकि कंजुगेशन है। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करने के लिए कहा जाए तो तुम गलती यहाँ पे कर सकते हो। तुम क्या बोलेगा, सर देखो आपने बताया था पैरेलल के केस में कि नाइट्रोजन का लोन पेयर व्यवहार करता है, बिहेव करता है पाई इलेक्ट्रॉन के जैसा, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर व्यवहार करने लग गया था पाई इलेक्ट्रॉन के जैसा। अब तुम यहाँ पे क्या कहेगा कि पैराडीन के केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर व्यवहार करेगा पाई इलेक्ट्रॉन के जैसा, तो हम क्या कहेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ जो नाइट्रोजन का पाई इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल फ्री है, मतलब पैराडीन के केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, पैराडीन के केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर कर गया, सर क्यों नहीं करता है, लोन पेयर पाई कंजुगेशन, रेजोनेंस तो होना चाहिए, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तो आना चाहिए, हम कहेंगे आना चाहिए, लेकिन आता नहीं है। अगर आ गया तो ये नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, और sp अगर हो गया तो बन जाएगा लीनियर, और लीनियर मतलब sp कार्बन एटम और sp एनी अदर एटम कैन नॉट एग्जिस्ट अप टू 7 कार्बन रिंग, ये 6 एटम का रिंग है, ठीक है, तो 6 एटम के रिंग में sp वाला एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये लीनियर है, ये अनस्टेबल हो जाएगा, टूट जाएगा, जिस कारण से पैराडीन के केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर पाई के साथ कंजुगेशन में होने के बावजूद ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व अपने लोन पेयर को नहीं कर पाता है। इसीलिए पैराडीन के केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस में बिजी नहीं होगा, तो ये बिहेव नहीं करेगा। ये जो लोन पेयर है, डू नॉट बिहेव एज पाई इलेक्ट्रॉन, डू नॉट बिहेव एज पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन के तरीके से बिहेव नहीं करेगा। तो 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, ये तो गया काम से, है ना। तो 3 पाई बॉन्ड के पास कितना पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 किस में आया, एरोमेटिक के पैटर्न में, ये क्या बन गया, एरोमेटिक। तो ये कुछ बढ़िया एग्जाम्पल है जिसको तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। इससे पहले जो भी एग्जाम्पल कराए थे वो काफ़ी आसान था, अब थोड़ा ठीक ठाक एग्जाम्पल आ रहा है, लेकिन मेरे पास थोड़ा टाइम का अभाव है, टाइम थोड़ा मेरे पास कम है, वरना हम और लेवल पे जाते, लेकिन हम थोड़ा सा टाइम और लेंगे। और जो बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल एडवांस लेवल का है, जेईई मेन लेवल का है, जिसे IIT 2017 ने भी क्वेश्चन पूछा है, तुम क्वेश्चन बैंक पलटा के देख सकता है। वो क्वेश्चन क्या, ध्यान दो, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि जैसे हमने तुम्हें बताया था, क्या बताया था, लाइक ये बेंजीन है, तो इसके पास तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन से एरोमेटिक है, तुम इसको 6 एनोलिन भी कह सकते हो,
तुम इसको 6 एनोलिन भी कह सकते हो। लेकिन सवाल उठता है ये एनोलिन नया टर्म यहाँ पे कहाँ से आ गया? ये नया टर्म है बिल्कुल, लेकिन काफ़ी आसान सा टर्म है। हम एनोलिन को लेकर के बहुत गंभीर नहीं है, हम बहुत लंबा चौड़ा इस पर थ्योरी देने वाले नहीं है, क्योंकि ये मामूली सा चीज़ है, हम समझा देते हैं। नहीं समझ में आए तब बोलना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये एनोलिन कौन सा टर्म है, यहाँ पे हमने इसको 6 एनोलिन क्यों कह दिया? तो देखो, कोई भी मॉलिक्यूल एनोलिन कब होगा? जब वो होमोसाइक्लिक होगा, होमोसाइक्लिक। तो एनोलिन होने के लिए मॉलिक्यूल के पास, मतलब जो मॉलिक्यूल होगा वो साइकिल के फॉर्म में होना चाहिए। और होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा साइकिल वैसा रिंग, जिसमें मतलब जैसे रिंग है, अगर देखो तुम ये बेंजीन का रिंग है तो इसमें क्या है? कार्बन 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 कार्बन। मतलब रिंग में पूरा का पूरा क्या है? कार्बन है। मतलब होमो का मतलब सेम होता है ना, तो सेम एटम का मिलके सेम एटम से अगर मिलके रिंग बना है, साइकिल बना है, तो वो होमोसाइक्लिक है। अगर तुमसे पूछा कि बताओ पैरिडीन क्या होमोसाइक्लिक है? नहीं, पैरिडीन होमोसाइक्लिक नहीं है, ये हेटेरोसाइक्लिक है। तो इस साइकिल के अंदर हेटेरो एटम है, एक एटम नाइट्रोजन है, बाकी कार्बन भी है। तो पैरिडीन होमोसाइक्लिक नहीं है, हेटेरोसाइक्लिक है। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट एटम से मिलकर बना साइकिल हेटेरोसाइक्लिक। अब ये बेंजीन है तो सेम सेम एटम, साइकिल में सिर्फ कार्बन एटम है, कोई दूसरा एटम नहीं है, तो ये होमोसाइक्लिक है। तो एनोलिन तुम किसको बोलेगा? एनोलिन बोलेगा कि वो एनोलिन को होने के लिए तुम्हें एनोलिन मॉलिक्यूल को बोलने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा मॉलिक्यूल को, क्या मॉलिक्यूल होमोसाइक्लिक है? बिल्कुल होमोसाइक्लिक है। और साथ में वो है ना, मतलब एक ही रिंग होना चाहिए, ओनली कंसिस्ट ऑफ सिंगल रिंग। तो सिंगल रिंग का बना होना चाहिए, दो रिंग का नहीं, सिंगल रिंग, ठीक है? एक ही रिंग इसके अंदर होना चाहिए। जैसे देखो, अगर हमने बोल दिया नेफ्थलीन का केस है, ये केस है नेफ्थलीन का, क्या हम इसके लिए एनोलिन टर्म यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम इसके लिए एनोलिन टर्म यूज नहीं कर सकते हैं। होमोसाइक्लिक है, बात सही है, लेकिन कंसिस्ट ऑफ सिंगल रिंग, जो मॉलिक्यूल है उसके पास होना चाहिए सिंगल रिंग। दो रिंग आ गया, हम इसको एनोलिन टर्म नहीं दे सकते हैं, ठीक है? तो इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है, होमोसाइक्लिक है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल रिंग, तो बोलेगा 6 एनोलिन, ठीक है? तो ये तुमने देखा था बेंजीन एरोमेटिक है। तुम कहोगे सर ये आप फिर से इसको रिपीट क्यों कर रहे हैं? आप बेंजीन के बारे में पहले बता चुके हैं, आप फिर से इसको रिपीट क्यों कर रहे हैं? हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक जो तुम्हें बिल्कुल आसान लग रहा है, ये तुम्हें बहुत परेशान कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ केस आता है, जो केस है एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शन यहाँ भी आता है। जैसे देख लो, 8 कार्बन का रिंग, ये 8 कार्बन का रिंग है। बोले सर देखो ये साइक्लिक है, ठीक है ना? साइक्लिक भी है, रेजोनेंस भी हो रहा है, और पाई इलेक्ट्रॉन 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। और ये 8 किस में आता है? ध्यान दिया जाए, 8 आता है एंटी एरोमेटिक में। तो बोले सर देखो ये पहली बात साइक्लिक है, हमने कहा बिल्कुल साइक्लिक है। रेजोनेंस भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या 8 है, एंटी एरोमेटिक वाले केस का तो 8 है। लेकिन 3 कंडीशन हुआ, हमने 4 कंडीशन बताया था, एक कौन सा छूट रहा है? प्लेनर। लेकिन मेरा अगला सवाल होगा, क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है? तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर देखो हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसे होना चाहिए प्लेनर, लेकिन नहीं, साइक्लिक है, हम मान गए, ठीक है ना? तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, हम मान गए, बाकी ये 2 कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल अगर प्लेन में होगा तभी रेजोनेंस होगा, और ये मॉलिक्यूल प्लेन में नहीं होता है, ये तुम्हें प्लेन में दिख रहा है। जबकि हम तुम्हें बता दें इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, और एंगल स्ट्रेन, एंगल के कारण तनाव, एंगल के कारण स्ट्रेन, जो एंगल स्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा है, और इसीलिए ये जो तुम्हें दिख रहा है रिंग के फॉर्म में, एक्चुअल जो इसका फॉर्म वो कैसा होता है, ध्यान दो कैसा होता है। वो कुछ ऐसा होता है, बोट लाइक, इस तरीके से। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये अपना एंगल स्ट्रेन कम करने के लिए जो खुद का हुलिया है वो कैसा बना लेगा, ऐसा जिसे तुम बोट लाइक कहते हो, और ये एक्चुअली 3D में होता है, ये 3 डायमेंशन। हाँ,
तो देखो तुमने क्या बोला, तुमने कहा सर देखो साइक्लिक भी है और इसके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आता है, एंटी एरोमेटिक वाले केस में आता है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर ये एंटी एरोमेटिक का केस है, लेकिन हमने बता दिया, हम तुम्हें 2 एग्जाम्पल खासकर याद रखने के लिए बोलेंगे। ये केस 8 एनोलिन का और दूसरा केस अभी हम बताने वाले हैं 10 एनोलिन का। ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है ये ऐसा नहीं होता, इसके अंदर एंगल का स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, तो एंगल स्ट्रेन ज्यादा होने के कारण जो इसका शेप है वो बोट फॉर्म में चला जाता है, मतलब ये नॉन प्लेनर हो जाता है। और अगर नॉन प्लेनर हो गया, जो तुम्हें एंटी एरोमेटिक लग रहा था वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा नॉन एरोमेटिक। और ये क्वेश्चन IIT 2017 पूछा है। क्वेश्चन बैंक तुम देख सकता है, ये एंटी एरोमेटिक मत कह देना, ये नॉन एरोमेटिक है। हम तुम्हें खास 2 एग्जाम्पल को याद रखने के लिए बोलेंगे, एक ये वाला और एक दूसरा, देख लो कौन सा है। ये है केस 10 एनोलिन का, इस तरीके से ये है, ठीक है। तो 1 पाई यहां पे दे दिया, 1 पाई यहां दे दिया, 1 पाई यहां दे दिया, 1 पाई यहां दे दिया और 1 पाई बॉन्ड यहां पे दे दिए। अब तुमसे पूछा जाएगा बताओ क्या ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। तो देखो 1 पाई बॉन्ड, 2 3 4 5 पाई बॉन्ड, और सारा का जो पाई बॉन्ड तुम्हें दिख रहा है ना, हर एक पाई बॉन्ड एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है। पाई पाई के साथ अल्टरनेट पोजीशन पे है, ये पाई इस पाई के साथ अल्टरनेट पोजीशन पे है, मतलब जो भी पाई है ना वो पाई एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है। मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि रेजोनेंस हो रहा होगा, तुम्हें ऐसा भी लग रहा है कि साइक्लिक है, और तुम्हें ऐसा भी लग रहा है कि ये प्लेनर है, और तुम्हें पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करने के लिए जब बोला जाएगा तो तुम सस्ते में काउंट कर लेगा 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड, तो टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आया था, एरोमेटिक होने के लिए क्या बोले थे 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और एंटी एरोमेटिक होने के लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो कि जो 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तुम देख सकता है वो एरोमेटिक वाले पैटर्न में आया था, तुम्हें ऐसा लगेगा कि इसे होना चाहिए था एरोमेटिक, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं होगा। ये भी केस एक्सेप्शनल में आता है, लेकिन एक्सेप्शन साइंस में कुछ होता नहीं है, इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तुम देखो यहां जो कार्बन है इसके पास जो हाइड्रोजन एटम है, और यहां जो कार्बन है इसके पास जो हाइड्रोजन एटम है, तो ये बिल्कुल आमने सामने है, जिस कारण से 2 एटम के बीच का डिस्टेंस काफी कम है। अब 2 एटम के बीच का डिस्टेंस कम है तो यहां पे रिपल्सन काफी खतरनाक होगा, मतलब यहां पे स्टेरिक रिपल्सन होने का संभावना है। तो स्टेरिक रिपल्सन से बचने के लिए, चूंकि मॉलिक्यूल के अंदर अगर रिपल्सन आता है तो मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी कम हो जाता है। आ रहा है तो बोलेगा कि ये नेफ्थलीन मॉलिक्यूल कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। तो इसी के जैसा एक और मॉलिक्यूल है, नेफ्थलीन में 2 रिंग होता है। हम अगला एग्जांपल लेने जा रहे हैं एंथ्रासिन का, तो एंथ्रासिन के अंदर 3 रिंग होगा, एंथ्रासिन के अंदर 3 रिंग होगा इस तरीके से। ये एंथ्रासिन है, ठीक है। अब तुम्हें क्या बोला गया कि ये साइक्लिक है, प्लेनर है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और जो पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या वो कितना है, तो बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड है, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो जाएगा। मतलब ये किसमें आ गया, अकॉर्डिंग टू हर्किल रूल एरोमेटिक के पैटर्न में आ गया। जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो 4n + 2 के पैटर्न में है, इसीलिए एंथ्रासिन भी क्या है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ढेर सारा एग्जांपल करने को है, और लेवल तक हम जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम की कमी है ना। तो हम बस 1 2 एग्जांपल पे और काम कर लेते हैं। देखो तुम्हें अगर ऐसा एग्जांपल दे दे, ये कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहां और ये इस तरीके से, ठीक है। अब तुम देख सकते 2 रिंग है, दोनों रिंग क्या है, दोनों रिंग जुड़ा है किससे, डबल बॉन्ड से। मतलब यहां पे सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है, और जैसे ही 2 रिंग के बीच अगर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, पाई बॉन्ड आ गया, तो ये 2 रिंग को तुम रोटेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होता है, रखता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। पाई बॉन्ड अलाउड टू रोटेट नहीं होता, सिग्मा बॉन्ड अलाउड टू रोटेट होता है। पाई बॉन्ड के पास क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है।
अगर तुम क्या करो, इस पाई बॉन्ड को तोड़ना चाहो, ठीक है, तो जब तुम पाई बॉन्ड को पोलराइज करेगा, पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, तो बोलेगा सर देखो दो कंडीशन यहां मिल सकता है, हम पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ सकते हैं, ये पाई ऐसे रहेगा, ये पाई ऐसे रहेगा, और यहाँ जो दोनों रिंग के बीच पाई बॉन्ड है, हम इसको तोड़ना चाह रहे हैं, पोलराइज करना चाह रहे हैं, तो पाई बॉन्ड को तोड़ेगा तो एक पे प्लस आएगा, एक पे माइनस आएगा। तुम्हें बताया गया था सी डबल बॉन्ड सी है, पाई बॉन्ड को तोड़ेगा तो एक पे प्लस आएगा, एक पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो पाई बॉन्ड को हमने तोड़ दिया, जैसे ही पाई बॉन्ड को तोड़ेगा तो मान लो यहाँ एक कार्बन है रिंग का, इस वाले रिंग का, और यहाँ कार्बन है इस वाले रिंग का। अगर हमने एक बार प्लस इस पे दे दिया और एक बार माइनस इस पे दे दिया, ऐसा भी हो सकता है। मतलब जो पाई बॉन्ड टूटा वो कैसे टूटा, तो ये पाई बॉन्ड आके टूटा किस पे, पाई बॉन्ड खुल गया किस पे, कार्बन एटम पे, इस तरीके से। लेकिन यहां जो ये पाई बॉन्ड है ये इस तरीके से इस वाले कार्बन पे भी खुल सकता है। हम खोल के देखते हैं, दोनों कंडीशन हम बता देते हैं इस तरीके से। टाइम थोड़ा कम है वरना हम ढंग से इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब यहां देखो, टॉपिक लंबा चला गया एग्जाम्पल समझाने के चक्कर में। ये पाई तो ऐसे रहेगा, ये पाई ऐसे, ये पाई ऐसे। अगर पाई बॉन्ड को इस तरीके से ना पोलराइज करके, पाई बॉन्ड को तुमने अगर इस वाले कार्बन पे पोलराइज कर दिया तो माइनस यहां पे आ जाएगा, प्लस कहां पे, यहां पे। तुम्हें बताना है कि पाई बॉन्ड का तोड़ना, जो तुमने बॉन्ड को तोड़ा, बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस कौन सा सही है, ये वाला तरीका सही या फिर ये वाला तरीका सही। अगर तुमने इस तरीके से पाई बॉन्ड को पोलराइज किया, मतलब पाई बॉन्ड को तुमने खोल दिया इस वाले कार्बन पे, तो क्या ये सही तरीका है तोड़ने का पाई बॉन्ड को, या फिर ये तरीका सही है पाई बॉन्ड को तोड़ने का। तो देखा जाए, अगर तुमने यहां पे इस तरीके से तोड़ा तो यहां पे माइनस आ गया, तो इस कार्बन पे माइनस आ गया, और यहां पाई है, माइनस पाई कंजुगेशन है, रेजोनेंस होगा, साइक्लिक है, प्लेनर है, और साथ में कितना पाई इलेक्ट्रॉन रखा, तो ये वाला रिंग रखा है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन रखा। मतलब ये कैसा बन गया, एंटी एरोमेटिक ये बन गया। ये रिंग तुम्हें कैसा दिख रहा है, एंटी एरोमेटिक। और यहां कितना, यहां पे 2 पाई, इस रिंग में कितना, इस रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। हम पाई यहां नहीं, सॉरी ये पाई यहां पे था, ये पाई को यहां नहीं रखना है, ये पाई यहां पे, ये पाई यहां पे। तो ये भी कैसा, ये भी साइक्लिक है, साइक्लिक के साथ साथ कैसा, प्लेनर। यहां पे इस वाले रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये एरोमेटिक होगा। और यहां देख लो इस वाले रिंग में 2 पाई बॉन्ड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसे बोलेगा एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो जब पाई बॉन्ड को इस तरीके से तोड़ा गया तो एक रिंग कैसा बना, एरोमेटिक, और एक रिंग बना एंटी एरोमेटिक। और अगर पाई बॉन्ड को इस तरीके से तोड़ेंगे कि पाई बॉन्ड जाके खुल गया, इस वाले कार्बन एटम पे पोलराइज हो गया, तो माइनस यहां आया, प्लस यहां आया। अब बता, अब सर देखो ये वाला रिंग तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन रखा ना, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन रखा, साइक्लिक है, रेजोनेंस हो रहा है, साथ में प्लेनर है, तो एरोमेटिक तो होगा ही ये वाला रिंग। लेकिन जैसे ही माइनस यहां पहुंचा तो एक माइनस का मतलब कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देख लो इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 6 पाई, 2 इसमें 2 इसमें और 2 यहां पे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये भी कैसा बन गया, एरोमेटिक। तो तुम बताओ कि पाई बॉन्ड को किस तरीके से पोलराइज किया जाए, इस वाले कार्बन पे या इस वाले कार्बन पे। तो बोले सर इस वाले कार्बन पे राइट, इस तरीके से राइट कार्बन यहां जो दिख रहा है ये लेफ्ट नहीं, राइट वाले कार्बन पे क्लॉकवाइज चलेगा, क्लॉकवाइज। इस तरीके से पाई को तोड़ेगा ना, तो यहां पे दोनों का दोनों रिंग कैसा आ गया, एरोमेटिक। और एरोमेटिक स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाला फैक्टर है, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे। और मतलब पाई बॉन्ड को तोड़ना ऐसा सही है और ये वाला गलत है। यहां एक एरोमेटिक है, दूसरा एंटी एरोमेटिक है, होना चाहिए एरोमेटिक। एरोमेटिक स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाला फैक्टर है। अभी हम तुम्हें बताएंगे, क्या बताएंगे, कि जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है उसमें क्या होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है किससे, तो बोलेगा नॉन एरोमेटिक से, नॉन एरोमेटिक से। और नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है किससे, तो बोलेगा एंटी एरोमेटिक से, एंटी एरोमेटिक से। तो यहां पे एक एरोमेटिक है, दूसरा एंटी एरोमेटिक है, और यहां पे दोनों ही एरोमेटिक है। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए इस रास्ते से होकर के रिएक्शन परफॉर्म होगा, मतलब पाई बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो बस अब 2 मिनट का क्लास और हम 1-2 एग्जाम्पल और दे देते हैं, टाइम मेरे पास खत्म हो रहा है, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा है। हम एग्जाम्पल कराना शुरू करेंगे तो 1 घंटा इसी में चला जाएगा, ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है। तो बस हम थोड़ा 1-2 एग्जाम्पल और बता देते हैं, वरना एग्जाम्पल कराने को बहुत ज्यादा है, काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आता है इसमें।
बताइए कैसा, ये एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? बोलेगा सर ये एरोमेटिक भी नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक भी नहीं है। तो ये जो कार्बन तुम्हें दिख रहा है, ये कार्बन sp3 हो गया, और sp3 कार्बन आ जाने के कारण मॉलिक्यूल कैसा हो गया? नॉन प्लेनर। अगर नॉन प्लेनर है तो क्या बोलेगा? नॉन एरोमेटिक। ये बन गया नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होने के लिए मॉलिक्यूल को होना चाहिए प्लेनर। ये है नॉन प्लेनर तो क्या बोलेगा? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, क्या टाइम बचा है अभी? 5 मिनट और। ओके, अब देखा जाए यहां इस तरीके से तुम डील कर सकते हो। अब यहां देखो, अगर कुछ इस तरीके से तुम्हें मॉलिक्यूल दिया गया, ये तो ये एसिड के तरीके से बिहेव करता है। एसिड ही नहीं, इवन कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। बोले सर एसिड तो हमें किसी एंगल से दिख नहीं रहा है, ये एसिड हमें किसी एंगल से दिख ही नहीं रहा है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड के तरीके से बिहेव करेगा। कैसे? ध्यान दो। बोले सर देखो यहां पे क्या लगा है? हाइड्रोजन। यहां पे क्या लगा है? हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, 2 बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन इस तरीके से है। अगर ये मॉलिक्यूल क्या करे, यहां से एक H+ को निकाल दे, तो एक H+ के चले जाने से यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा माइनस। और जैसे ही माइनस आ गया तो तुम देख सकते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन से ये क्या बन गया? ये बन गया एरोमेटिक। और एरोमेटिक अगर बन गया तो क्या कहेगा? तो इससे पहले जो केस हमने बताया था, वो केस किसका था? वो केस था 8 एनोलिन का। तो 8 एनोलिन के केस में तुमने देखा ये 8 एनोलिन ना ही एरोमेटिक है, ना ही एरोमेटिक है, ना ही एंटी एरोमेटिक है। ये कौन सा है? तो बोलेगा नॉन एरोमेटिक है। क्योंकि 8 एनोलिन कैसा था? बोलेगा सर देखो हमने यहाँ स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया था। 8 एनोलिन कैसा था? तो बोट लाइक था, मतलब ये नॉन प्लेनर है। तो ये जो है ना एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, साथ में एरोमेटिक भी नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है। और इसी के जैसा केस है किसका? तो 10 एनोलिन का, है ना। हमने 2 ही केस देखना है, एक 8 एनोलिन का, दूसरा 10 एनोलिन का, है ना। तो ये दोनों तुम्हें देखने में ऐसा लग रहा था कि एंटी एरोमेटिक होगा, लेकिन होता नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि इसका जो ज्योमेट्री है वो नॉन प्लेनर हो जाता है, बोट लाइक। अब यहाँ पे तुमने क्या देखा कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 2 एटम काफी कम जगह पे है, आमने सामने आ गया, तो 2 एटम काफी करीब है, तो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन हो रहा है। तो स्टेरिक रिपल्सन मतलब स्टेरिक स्ट्रेन, तो स्टेरिक स्ट्रेन होने के कारण ये मॉलिक्यूल भी अपना प्लेन लॉस कर देता है, जिसको होना चाहिए प्लेनर, वो बन जाता है नॉन प्लेनर। और अगर नॉन प्लेनर है तो एरोमेटिक तो होगा नहीं, एंटी एरोमेटिक तो होगा नहीं, तो क्या बनेगा? ये भी नॉन एरोमेटिक। तो 2 केस खास है जो एक्सेप्शन में आता है, वो 8 एनोलिन और दूसरा 10 एनोलिन। ओके, अब देखो, अब थोड़ा कुछ और लेवल बढ़ाते हैं, कुछ खास एग्जाम्पल पे काम करते हैं। इसके बाद हमने किसका लिया? इसके बाद हमने जो एग्जाम्पल लिया वो नेफ्थलीन का। तो नेफ्थलीन इसे कहा जाएगा। तुम कहोगे सर देखो नेफ्थलीन मॉलिक्यूल है जो कि साइक्लिक है, साइक्लिक के साथ साथ प्लेनर है, और प्लेनर के अंदर क्या मतलब यहाँ रेजोनेंस भी हो रहा है, पाई पाई कंजुगेशन है, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना? 10 पाई, मतलब ये एरोमेटिक के पैटर्न में आ रहा है। ठीक है ना। तो एरोमेटिक के पैटर्न में अगर आ रहा है, इधर आ जाए 1 मिनट, बड़ा मुश्किल है, देखो इसमें से, है ना, चाहेगा बिल्कुल जाना चाहेगा। और H+ का निकालना काफी ज्यादा रेट के साथ होगा, ये बड़े आराम से यहां से H+ निकालेगा। ये तुम्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड लग रहा है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड के तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि आसानी से H+ डोनेट करके ये खुद को एरोमेटिक बना लेता है ना। तो अभी और भी एग्जांपल्स, बढ़िया एग्जांपल्स कराने को है, लेकिन टाइम का अभाव, टाइम खत्म हो चुका है। हम इसके बाद हो सकता है ये पार्ट 2, एक्चुअली हम पार्ट 1 पहले वीडियो दे चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, तुम उस पर क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं, वो बेसिक था। और ये एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी पूरा क्लास चल चुका। अभी और भी एग्जांपल्स कराना बाकी है। हमने जो बढ़िया एग्जांपल था वो हमने दिखा दिया, इससे भी बढ़िया एग्जांपल एडवांस लेवल पे जाके हम काम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि टाइम का अभाव है तो क्लास को यहीं पे छोड़ते हैं। इतना वैसे सफिशिएंट है। हम चाहेंगे पार्ट 3 में जो क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे, पार्ट 3 में हम क्या करेंगे, जो एग्जांपल थोड़ा मोड़ा बच गया है एडवांस लेवल का, वो भी हम करवा ही देंगे। टाइम खत्म हो रहा है चूंकि, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, है ना।